आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज पांचवें दिन का आखिरी मुकाबला था इस टी20 विश्व कप में, जिसमें से देखे तो 15वां मुकाबला इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच वानखेड़े का मैदान। और कहीं ना कहीं दोनों ही टीम जबरदस्त टीम, दोनों ही टीम अच्छी खासी जीत कर आए हुए थे। और वहां पे वेस्ट इंडीज ने एक जबरदस्त डिफेंड किया था स्कॉटलैंड के तरफ खिलाफ। वहां पे प्रदर्शन किया था जहां पे रोमारियो शेफर्ड का फाइफर आया था, लेकिन वहां पे भी जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिला था। हार्ड हिटिंग जबरदस्त अंदाज में सिमरन हैटमायर शेफर्ड अदर वहां पे भी वही काबिलियत दिखाए थे। तो वहां पे भी इस मुकाबले में भी ऐसे ही कुछ मंशा था, क्योंकि दोनों ही टीमों में फायर पावर थे और दोनों ही टीम टी20 फॉर्मेट के लिए अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से उनके प्लेइंग 11 दिखाए जाते हैं। और वहां पे इंग्लैंड नेपाल के खिलाफ अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, लेकिन बहुत ही क्लोज जाके मैच जीता था सिर्फ 4 रन से। तो वहां से यह था कि ये उम्मीद थी कि यहाँ पे वेस्टइंडीज के खिलाफ किस तरीके से प्रदर्शन करेगी, क्या ऐसे ही क्लोज मुकाबले रहेंगे या फिर कुछ अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। आज जो टॉस जीता इंग्लैंड, जीत कर गेंदबाजी करने का फैसला, दोनों ही टीमों में एक एक बदलाव थे। जहां पे मैथ्यू फोर्ड की जगह पे रोस्टन चेज की वापसी हुई, जो एक स्पिन ऑप्शन लाते हैं प्लेइंग 11 में। और वानखेड़े के इस मैदान में अच्छा खासा दिखाई दिया है, जहां पे स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलता हुआ दिखाई दिया है। वो नेपाल और इंग्लैंड के बीच हो या स्लोअर गेंदबाजी का इस्तेमाल हो, और या फिर आपके यूएसए और भारत के बीच जो मुकाबला हुआ है, तो वहां पे अभी आज वही था। वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से शुरुआत किया, कप्तान शे होप और ब्रेंडन किंग दोनों के ऊपर दारोमदार थे कि शुरुआत अच्छा खासा देकर शुरुआत करें। और वहां पे पहले ही 2 विकेट सस्ते में निपट गए। वहां पे कप्तान शून्य पे तो ब्रेंडन किंग 1 रन बना गए। वहां पे वाइड से शुरुआत किया था, वाइड के चौके भी गए थे जोफ्रा आर्चर के द्वारा, लेकिन सैम करन ने भी चलता है कि एक कैच जबरदस्त पकड़ा वहां पे टॉम बेंटन डीप पॉइंट के हाथों। और वहां पे शेई होप का भी, ब्रेंडन किंग का भी कैच पकड़ते हुए नजर आए। फील्ड सॉल्ट तो वैसा ही रहा। और वही दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो सैम करन ने पहला 2 ओवर ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शिमरन हैटमायर और रोस्टन चेज ने पारी को संभाला, थोड़ा बहुत पावर प्ले में गुच्छों में विकेट्स गिनने नहीं दिया। और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी था। जब 2 विकेट गए थे करीबन करीबन देखे तो सिर्फ 8 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे, और वहां से एक वापसी करवाया। जहां पे विल जैक्स के खिलाफ जिस तरीके से प्रहार किया, रोस्टन चेज ने 3 चौके लगाए, वहां पे एक छक्के शिमरन हैटमायर, फिर आपके सैम करन के ओवर में भी चौके छक्के लगाते हुए नजर है। वहां पे कहीं ना कहीं महंगे ओवर्स गए पावर प्ले में, लेकिन पावर प्ले का आखिरी ओवर जेमी ओबर्टन कर दिए, वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आए। किसका विकेट चटकाया? वो था आपके शिमरन हैटमायर। 12 गेंदों में 23 रन बना चुके थे, और वही कहीं ना कहीं कैच थमा बैठे थे। लेकिन वहां पे 3 विकेट पावर प्ले के अंदर अंदर और 55 रन के करीब बने थे। अच्छा खासा पावर प्ले गया, लेकिन विकेट थोड़ा बहुत ज्यादा गवा चुके थे। लेकिन एक बार पावर प्ले खत्म होने के बाद आदिल रशीद की अच्छी खासी गूगलीज दिखाई दी, अच्छे खासे लेग स्पिन दिखाई दिया, अच्छा खासा टर्न देखने को मिला। वहां पे कुछ 2-3 ओवर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी के, चाहे जेमी ओबर्टन हो, चाहे आपके आदिल रशीद हो, लियाम डॉसन ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आया। वहां पे आदिल रशीद ने भी अपनी गुगली में फंसा है किसको? रोस्टन चेज को। रोस्टन चेज कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे, लेकिन 34 और 29 गेंद में कहीं ना कहीं रन बॉल के करीब ही बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन वहां पे दारोमदार था शेरफोर्ड रदरफोर्ड के ऊपर। शेरफोर्ड रदरफोर्ड बीच बीच में चौका लगा रहे थे, बीच में कहीं ना कहीं सेटल होने का समय ले रहे थे। लेकिन 11वें ओवर के बाद जहां पर विल जैक्स को फिर से वापस लाया, और वहां पे जहां पे मैच एक पकड़ बनाए रखा था, वो पावर प्ले के बाद या फिर छठे ओवर से लेकर 11वें ओवर के बीच कुछ खास ज्यादा बड़ा शॉट्स देखने को मिला नहीं, एक दो शॉट्स के अलावा। तो वहां पे पकड़ बनाया था, लेकिन वहां पे जो 12वां ओवर लेकर आते विल जैक्स, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट हुआ वेस्ट इंडीज के तरफ। और वहां पे शेरफोर्ड रदरफोर्ड ने जिस तरीके से छक्के लगाए रॉबर्ट पॉवेल के साथ मिलकर, 2 छक्के वहां पे विल जैक्स, वो ओवर भी महंगा गया। विल जैक्स साथ जो भी ओवर करते गए वहां पे महंगे रहे। पावर प्ले में 1 ओवर डाला, 12वां ओवर में 1 ओवर डाला, तो वहां पे महंगे रहे। फिर अगला ओवर जोफ्रा आर्चर, उसके ओवर में भी कहीं ना कहीं टॉप एज का छक्का, कैच के लिए मौका था आदिल रशीद के पास, तो वहां पे शेरफोर्ड रदरफोर्ड ने अपना तगड़ा प्रहार करते हुए नजर आया। दूसरी तरफ से रोबमन पॉवेल ने भी चौके लगाते हुए नजर आए। उस ओवर में महंगा लियाम डॉसन को भी चौके छक्के लगाए। तो वहां पे शेरफोर्ड रदरफोर्ड तो बड़ा बड़ा शॉट्स लगाते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से छक्के चौके लगाते हुए दिख रहे थे। और ऐसे काबिलियत है इस बल्लेबाज के अंदर, जहां पे बेहतर अंदाज में किसी भी सिचुएशन में आकर मैच का रुख पलट सकते हैं, जैसे कि शिमरन हैटमायर कर सकते हैं, वैसे ही आपके शेरफोर्ड रदरफोर्ड। और वहां पे वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं टी20 फॉर्मेट में हर एक खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त तगड़े प्रहार करके मैच का रुख पलट देता है। फिर आदिल रशीद आते हैं, आदिल रशीद आखिर किसका विकेट चटकाते हैं? रॉबर्ट पॉवेल। वहां पे कैच दे बैठते हैं रॉबर्ट पॉवेल। हालांकि 14 रन बनाए, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत साझेदारी में योगदान देते हुए
दिख रहे थे। लेकिन आखिर में जेसन होल्डर ने आकर जिस तरीके से केमियो पारी खेला, वो जो आखिरी 5 ओवर में करीबन 60-62 रन लिए, और वही कहीं ना कहीं मैच में और भी ज्यादा तगड़ा कमबैक करवाया था। और बीच के ओवर्स में भी बेहतर रन आए, थोड़ा बहुत खामोश थे, लेकिन वहां पे विल जैक्स के ओवर से लेकर जोफ्रा आर्चर, वहां पे आपके लियाम डॉसन के ओवर में भी, वो 2-3 ओवर में बहुत ही महंगा ओवर आया थी, 40-45 रन उस 2-3 ओवर के अंदर आए थे। फिर कहीं ना कहीं आखिरी के 5 ओवर्स में भी वही दिखा। लेकिन आदिल रशीद बहुत ही किफायती स्पेल है, जब जब गेंदबाजी करने, बेहतर गेंदबाजी के विकेट्स भी चटकाए और बहुत ही शांत रखने की कोशिश की बल्लेबाजों को। लेकिन वहां पे कब शांत रहते, जब एक बार सेटल हो चुके हैं, शेरफोर्ड नदरफोर्ड एक कैच का भी मौका था वो गवाया, लेकिन हालांकि उस वक्त तक देखे तो पूरी तरीके से डैमेज करके गए थे। वहां पे आपके जेमी ओबर्टन को चौका छक्का लगाते, वहां पे सैम करन जो अच्छा खासा स्पेल कर रहे थे, वहां पे 3 छक्के जड़ते हुए नजर आए आपके शेरफोर्ड रदरफोर्ड। सैम करन के वो जो 17वां ओवर लेकर आए थे, और वहीं से कहीं ना कहीं एक और जबरदस्त प्रहार। और फिर आखिरी 2 ओवर में जिस तरीके से प्रहार किया आपके जेसन होल्डर ने, जोफ्रा आर्चर हो या आपके जेमी ओबर्टन हो, वहां पे भी छक्के लगाए, और वहां पे शेरफोर्ड रदरफोर्ड ने भी लगाया, और वहां पे आपके जेसन होल्डर ने भी लगाया। जेसन होल्डर ने भी 1-2 छक्के लगाए, तो वहां पे शेरफोर्ड रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं 7 छक्के लगाते हुए नजर आए। आखिर में फिनिश जबरदस्त, 196 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पे 76 रन 42 गेंदों में नाबाद थे शेरफोर्ड रदरफोर्ड। 60 छक्के, 2 छक्कों की मदद से जबरदस्त स्ट्राइक रेट। उसके साथ साथ जेसन होल्डर ने भी 17 गेंदों में 33 रन, जहां पे 4 छक्के लगाते हुए नजर आए। तो बहुत ही जबरदस्त ये छक्के लगाते हुए नजर आए थे, और जेसन होल्डर सैम करन के ओवर में करारा प्रहार करते हुए नजर आए, जिसके बदौलत वहां से मोमेंटम और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वहां से तेजी और भी प्रदान होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शांत रहा नहीं वेस्ट इंडीज के इन बल्लेबाजों द्वारा। आदिल रशीद की एक ही किफायती स्पेल, जहां पे 4 ओवर सिर्फ 16 रन दिए, 2 विकेट, बाकी सभी गेंदबाज कहीं ना कहीं महंगे रहे। जेमी ओबर्टन ने कोशिश की थी, आखिरी ओवर कहीं ना कहीं महंगे रहा, 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट, बाकी उसके अलावा चाहे जोफ्रा आर्चर हो चाहे सैम करन हो, आखिर में कहीं ना कहीं महंगे रहे। और जोफ्रा आर्चर पहले भले ही एक आध ओवर जबरदस्त रहा हो, लेकिन वो फिनिश दे नहीं पाया, और वहां पे वो एक कहीं ना कहीं चूक हुआ हैरी ब्रूक द्वारा, जहां पे आदिल रशीद ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे, वहां से उनको हटाकर बाद में विल जैक्स को लाना, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करना, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। और 76 रन शेरफोर्ड रदरफोर्ड, 12 गेंदों में 23 रन, शेरमन हेटमायर, रोस्टन चेस को जो मौका मिला उनका एंकरिंग रोल प्ले किए, 34 रन, और उसके साथ साथ केमियो पारी होल्डर द्वारा 33 रन की 197 रन के लक्ष्य। और ये लक्ष्य इतना आसान लक्ष्य नहीं था, क्योंकि भले ही छोटा मैदान हो, लेकिन इंग्लैंड कितना भी तगड़ा बल्लेबाज हो, वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी क्रम था, लेकिन स्पिनर्स उनके पास थे, जैसे कि आज गुदाकिश मोटी थे, वहां पे आपके रोस्टन चेज थे, अकील हुसैन थे, तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स तगड़ा उनके पास था, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अटैक करते हुए नजर आए वही स्पिनर्सों द्वारा। हालांकि पहला ओवर अकील हुसैन से शुरुआत किया, आज फील्ड सॉल्ट एक चौका लगाया, लेकिन पहला ओवर बहुत ही शांत गया। उसके बावजूद शानदार वापसी के अकील हुसैन ने पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आए पहला 2 ओवर। फिर देखें तो दूसरा ओवर जेसन होल्डर को दिया, थोड़ा बहुत मुझे समस्या पर लगा पहला ओवर जेसन होल्डर को क्यों दिया। अकील हुसैन के बाद आप शमर जोसेफ को भी दे सकते थे, या फिर रोमेरियो शेफर्ड को भी दे सकते थे, लेकिन जेसन होल्डर को दिया। वहां पे कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तगड़ा प्रहार और आतिशी पारी देखने को मिला, किसके द्वारा, फील्ड सॉल्ट। वहां पे 2 छक्के 3 चौके उस ओवर में 24 रन से जरे, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये चेज जबरदस्त और तगड़ा चेज होने वाला। लेकिन अकील हुसैन ने अगला ओवर वापसी किया, चौका एक खाए, रिवर्स स्वीप में चौका लगाया आपके बटलर ने। और लेकिन कहीं ना कहीं वही दिखे, बटलर कहीं ना कहीं दिख रहे थे अच्छे खासे शॉट, एक बार थोड़ा बहुत जमने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे रोमेरियो शेफर्ड आते हैं, और रोमेरियो शेफर्ड आते ही गोल्डन आर्म आते ही किसको चलता है, क्या फील्ड सॉल्ट, स्लो डिलीवरी टॉप एज, वहां पे कैच, और कहीं ना कहीं 30 रन बनाकर चलते बनते हैं। वही एक केमियो पारी खेले, क्विक फायर बल्लेबाजी करके गए, वो जो एक ओवर में 24 रन दिया फील्ड सॉल्ट। फिर कहीं ना कहीं गेंदबाजों द्वारा वहां पे बैथल भी आए थे, बैथल ने भी 3 चौके जड़ चुके थे, किसके ओवर में, अकील हुसैन के आखिरी ओवर पावर प्ले में अगर देखें तो। उसके बाद शमार जोसेफ ने जबरदस्त गेंदबाजी की, वहां पे भी 1 चौके लगाए आपके। कहीं ना कहीं आपके बैथल ने वही मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जिस तरीके से नेपाल के खिलाफ बल्लेबाजी किया था, लेकिन बटलर ने भी कुछ खास नहीं किया, एक आध चौके लगाए थे और आखिर में 1 छक्का लगाया था। रोस्टन चेज आते हैं पावर प्ले के बाद, पावर प्ले में देखें तो करीबन करीबन
67 रन के करीब बन चुके थे। पावर प्ले अच्छा खासा तगड़ा पावर प्ले में रन्स बना चुके थे इंग्लैंड की टीम, लेकिन बीच के ओवर्स में उस रन्स को कहीं ना कहीं वो बढ़ोतरी नहीं दे पाए, क्योंकि बीच में विकेट्स गए, छक्के भी लगाए, विकेट्स भी गए। और रोस्टन चेस पहले ओवर में भले ही छक्के खाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं आपके बटलर को चलते करते हुए नजर आए, जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑन में। फिर कहीं ना कहीं 21 रन बनाकर चलते बढ़ते गुडाकिस मोती आते, वहां पे बैथल कहीं ना कहीं छक्के लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी ओवर में टॉम बेंटन हल्का सा थोड़ा बहुत धीमी गेंद और वहां पे कैच देते हुए नजर आते, तो वहीं पे गुच्छों में कुछ विकेट्स गिरते हुए नजर आते हैं। फिर रोस्टन चेज बहुत ही जबरदस्त वहां पे गुडाकिस मोती और रोस्टन चेज के बीच जबरदस्त जुगलबंदी दिखा। फिर 10वें ओवर के बाद 30 गेंदबाज का इंट्रोड्यूस करवाया शमार जोसेफ, कहीं ना कहीं शमार जोसेफ ने भी आज जिस तरीके से गेंदबाजी करी, काबिल तारीफ गेंदबाजी, गुडाकिस मोती हो या रोस्टन चेज को बीच बीच में चौका लगाया था, लेकिन बैथल का विकेट महत्वपूर्ण समय में आया। 14वें ओवर में गुडाकिस मोती आते, वहां पे छक्के लगाते आपके सैम कारन आए थे, ब्रूक आए थे और गुडाकिस मोती, हालांकि बैथल को जिस तरीके से चलता है कि लेग स्पिन किया था, अगर आप देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाजों की तरह बैथल 33 रन बनाकर चलते मैंने, और हैरी ब्रूक और सैम करन के ऊपर दारोमदार था। सैम करन ने कहीं ना कहीं एंकरिंग रोल प्ले करने की कोशिश की, सिंगल सिंगल बीच में कुछ चौके लगाने की कोशिश में थे, और हैरी ब्रूक आज थोड़ा बहुत शांत दिखे, भले एक आध चौके लगाए लेकिन वो हिसाब से उनके हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए। भले ही गुदाकिस मोती को छक्का लगाया आपके सैम करन ने, लेकिन गुदाकिस मोती ने ही चलता कि हैरी ब्रूक और कप्तान का उस समय वो विकेट आना वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इवन स्टीवन वाला मुकाबला था और वहां से कहीं ना कहीं फिर से एक और कोलैप्स देखने को मिला। वहां पे कॉटन बॉल, फिर आपके रोस्टन चेज आते हैं, वहां पे आपके किसी ना किसी देखे तो विल जैक्स का विकेट चटकाते एलबीडब्ल्यू का शिकार, और वहीं से मैच का रुख पलट गया। जहां पे 131 पे 4 विकेट थे, वहां पे आपने 141 पे आता था 3 विकेट, यानी कि 10 रन के अंदर अंदर 3 विकेट गवा चुके होते हैं, और वही कहीं ना कहीं मैच फन जाता है। जेमी ओबर्टन कुछ खास नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे जब प्रेशर बढ़ता चला जाता है, आखिरी 3 में भी वही 37 रन के करीब चाहिए थे, 48 रन के करीब चाहिए थे, और वहां पे कुछ खास दिखा नहीं। और वही जबरदस्त अंदाज में प्रहार करते हुए नजर आए, भले एक आध छक्का लगाए हो, जोफ्रा आर्चर ने रैम शॉट लगाए थे चौका, कहीं ना कहीं सैम करन ने एक जबरदस्त छक्का लगाया था होल्डर को, लेकिन वहां पे रनआउट भी देखने को मिले। वहां पे सैम करन का भी विकेट जाता हुआ दिखाई, माफ कीजिएगा, आदिल रशीद और लियाम डॉसन वहां पे रनआउट भी देखे, 2 रनआउट्स देखने को मिले, और वहां पे बस औपचारिक थे। सैम करन ने 43 रन बनाए 30 गेंद में, लेकिन आखिर में जोर से प्रहार करने की कोशिश थी लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए, और ये काबिल तारीफ है जिस तरीके से गेंदबाज स्पिनर्स ने किया। रोस्टन चेज 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, गुदाकिस मोती 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। एक आध ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, गुदाकिस थोड़ा बहुत हल्का गेंदबाजी के जिसमें थोड़ा बहुत प्रहार हुआ, बनना अच्छा खासा गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे। और रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर की आते ही सॉल्व कर लिया, और वही कहीं ना कहीं कम बैक करवाया वेस्ट इंडीज को, और आखिर में एक और जबरदस्त जीत, 30 रन से जीते, 166 पे ऑल आउट हो जाते, अभी भी एक ओवर बाकी था इस मुकाबले में, तो वो एक जबरदस्त था। लेकिन शॉर्टफंड रदरफोर्ड एक चोटिल हो जाते हैं, बाद में बाहर चला जाता है बाउंड्री रोकने के कारण, लेकिन बाद के मैच में किस तरीके से फिट होते हैं नहीं वो देखने लायक बात होगा। यही था हालचाल, वही फील्ड सॉल का तगड़ा प्रहार शुरुआती क्षण में, और बीच में वही 43 रन सैम करन, उसके अलावा कुछ खास नहीं, जिनसे उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं कुछ खास नहीं कर पाए। जैकब बैथल ने पावर प्ले में कुछ शॉट्स लगाए थे, लेकिन आखिर में वो बड़े पारी में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन एक तरफा मुकाबला कर दिया लगभग लगभग आखिर में गेंदबाजों ने, जहाँ पे 76 रन जो 42 गेंदों में शेरफन रदरफोर्ड ने आया वो काबिल तारीफ, और हर होल्डर का वो खेमी पारे। तो इसी के साथ यार वेस्ट इंडीज 2 में से 2 जीत अर्जित करते हैं, और ये ग्रुप और भी ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके से क्लोज एनकाउंटर में हारा था इंग्लैंड के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं अभी नेपाल का कल जो मैच होगा उसके ऊपर निगाह रहेंगे। अगर नेपाल वहां पे जीते तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस ग्रुप में स्कॉटलैंड दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, क्योंकि उनका रन रेट बेहतर है, और स्कॉटलैंड का मुकाबला भी इंग्लैंड के खिलाफ है, तो वो एक और रोचक बड़ा मुकाबला हो चुका है। नेपाल कल उतरेंगे, वो वहां पे भी निगाहें रहेंगे, तो यहाँ पे ये ग्रुप और भी ज्यादा दिलचस्प बन चुका है। और कल 3 मैचेस आने वाले हैं। कल सुबह होगा 11 बजे भारतीय समय के अनुसार श्रीलंका बनाम ओमान, वहां पे खासतौर पे वादमिन हसरंगा इस विश्व कप से रूल आउट हो चुके हैं ग्रोइन इंजरी के कारण, तो उनके जगह पे दुष्यंत हेमंत आए हैं लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, लेकिन एक धचका सा लगा है श्रीलंका के लिए, और श्रीलंका कल उम्मीद है फेवरेट से ओमान के खिलाफ। लेकिन दूसरा मैच दोपहर के 3 बजे भारतीय समय के अनुसार नेपाल के ऊपर निगाह रहेंगे, नेपाल बनाम इटली, यहाँ पे कौन बाजी मारेगा वो देखने लायक बात होगा। ये मुंबई में खेला जाएगा वानखेड़े के मैदान में, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और कल शाम 7:30 शाम के 7 बजे
भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला इस विश्व कप का नामीबिया के खिलाफ। नामीबिया जहां पे ऑलराउंडर है, वहां पे भारतीय टीम में भी जबरदस्त है। किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे नामीबिया के खिलाफ वो देखने लायक बात होगा, क्योंकि ये मुकाबला होगा दिल्ली के अरुण जेटली मैदान में। तो बहुत ही तीनों मैचेस भी और भी ज्यादा तगड़े देखने वाले मिलेंगे, और कितना क्लोज जाता है मुकाबला, तीनों मुकाबले बहुत देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अभी जो बाकी मैचेस बचे कुछ मैचेस है वो और भी ज्यादा रोमांचक बनेंगे, आखिरी जो फेजेस आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।